Hello everyone, welcome back to new video. So in this video we'll discuss the serology part of class 3. तो हमने पैरासाइटो कवर करा था इसके पार्ट 1 में. अभी हम सीरोलॉजी करेंगे जिसमें ये सारे टॉपिक हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ सिलेबस. तो एंटीजन क्या है? एंटीजन आर समथिंग फॉरेन टू द बॉडी. फॉरेन मतलब बाहरी, विदेशी. ठीक है, तो बॉडी को पता होता है कि हम ये हमारा पार्ट है, हमारी बॉडी का पार्ट है, या कोई फॉरेनर है, यानी कि बाहर का कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ये है. ठीक है, तो एंटीजन क्या है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो पॉलन ग्रेन हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है ना, कोई भी पैथोजन हो सकता है. ठीक है, कोई भी टॉक्सिन हो जाता है, तो ये सारे एंटीजन्स की तरह काउंट होते हैं इन द बॉडी. ठीक है, अभी एंटीजन से रिलेटेड टर्म्स कुछ देख लेते हैं. एंटीजेनिसिटी क्या होता है? तो एबिलिटी टू एंटीजन टू कंबाइन विद एंटीबॉडी एंड टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर्स. ठीक है, तो एंटीजेनिसिटी का मतलब है कि किसी भी एंटीजन की एबिलिटी कि वो एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, और सपोज ये एंटीजन है, तो अगर ये बाइंडिंग हो पा रही है, दैट मीन्स कि एंटीजेनिसिटी उसकी है एंटीजन्स की. ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी अलग है इससे थोड़ा. इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू जनरेट ए इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब उससे लड़ने की जो क्षमता है वो जनरेट कर पाए. उससे जो भी कोई बाहर से पार्टिकल आया, कोई भी एंटीजन आया, तो उससे फाइटिंग के लिए जो रिस्पॉन्स की ज़रूरत है बॉडी को, वो जनरेट कर पाए. उस चीज़ को बोलते हैं हम इम्यूनोजेनिसिटी. इम्यूनोजन भी वही होता है, इस तरह के एंटीजन को इम्यूनोजन्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे हैप्टेन क्या है? हैप्टेन एक स्मॉल एंटीजन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है. ठीक है, इट रिटेन्स द एंटीजेनिसिटी, मतलब ये बाइंडिंग वगैरह कर सकती है, बट लॉस्ट इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए. इट रिक्वायर ए लार्जर मॉलिक्यूल, कोई प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल, वो इससे कंबाइन होगा तब ये इम्यूनोजेनिसिटी अचीव कर सकती है. ठीक है, तो दिस इज हैप्टेन. तो इम्यूनोजन एक एंटीजन तो हो सकता है, बट एक एंटीजन हमेशा एक इम्यूनोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एंटीजन हो सकता है हैप्टेन वाली फॉर्म में हो, है कि नहीं. तो उसे एक एडिशनल मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए, लार्ज प्रोटीन चाहिए टू बिकम इम्यूनोजेनिक. ओके, तो व्हाट इज एपिटोप? एपिटोप क्या है? एपिटोप्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी. इट बाइंड टू एंटीबॉडी. ओके, तो जैसे कि कोई भी एंटीजन है, सपोज कोई भी ये बैक्टीरियल सरफेस है, उसकी कोई प्रोटीन्स हो गई, कोई एरिया हो गया पर्टिकुलर, है ना, तो उस जहाँ पे एंटीबॉडी आके बाइंड करती है मोस्टली, है ना. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं ये. ठीक है, पूरा बैक्टीरिया कभी कभी एज अ एंटीजन कंसिडर नहीं होता, उसके कुछ खास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो एज अ एंटीजन कंसिडर होते हैं, जिन्हें हम एपिटोप्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, एपिटोप्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना. पैराटोप क्या होता है? पैराटोप इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स टू द एपिटोप. ठीक है, तो एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ये होता है एफसी पोर्शन, ये होते हैं एफएबी पोर्शन ऊपर वाला. ठीक है, ये तो यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट होगा जो कि इससे एपिटोप से बाइंड करेगा, उसे हम बोलते हैं पैराटोप. ठीक है, तो पैराटोप इज इन द एंटीबॉडी, एपिटोप इज इन द एंटीजन. ठीक है, तो एपिटोप्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट जो एंटीजेनिसिटी या उसे एक एंटीजन बनने में मदद करते हैं. व्हाट इज सुपर एंटीजन? तो सुपर एंटीजन क्या है? सपोज दिस इज, देखो एक चीज़ होती है एंटीजन प्रेजेंटेशन. ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या है? जिसमें हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स किसी भी एंटीजन को, बैक्टीरिया को तोड़ फोड़ के उसके जो एंटीजेनिक एरियाज होते हैं उसको लेके चले जाते हैं टी सेल को दिखाने. ठीक है, कि टी सेल देखिए ये कोई भारी बंदा है और ये खतरनाक लग रहा है मुझे, तो इसके लिए आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करो, है ना. इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करो और एंटीबॉडी बनाओ या कुछ भी करके इसे किल करो. ठीक है, और बॉडी को प्रिपेयर भी करो फर्दर मेमोरी सेल बना के. ठीक है, तो इस तरह का काम होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन बोलते हैं इस चीज़ को. ठीक है, तो कन्वेंशनली तो ये ऐसे होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एमएससी मॉलिक्यूल और टी सेल रिसेप्टर, इस तरह से बीच में एक होल होता है, दोनों आपस में कनेक्ट होकर इस तरह से करते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन, इस एंटीजन को तोड़ के. ठीक है, बट सुपर एंटीजन के अंदर क्या होता है? वो एंटीजन क्रॉस लिंक कर जाता है इन दोनों से. ठीक है, मतलब यहाँ ग्रुप में होना चाहिए, उसकी जगह ये साइड में दोनों से कनेक्ट हो जाता है. तो इस सिचुएशन में बॉडी को क्या लगता है या इन सेल्स को क्या लगता है कि ये तो कुछ अलग ही लेवल का मतलब पैथोजन है, इससे कुछ अलग तरीके से डील करना पड़ेगा. तो वो जनरेट कर देता है सुपर इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब बहुत हाई
इम्यून रिस्पॉन्स। वो ये नहीं देखता कि बॉडी को क्या होगा, बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो एक्सेसिव एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब शॉक में चला जा सकता है पेशेंट, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा उसे किल करने के लिए, क्योंकि उसे लगा कि ये यहाँ पे बाइंड कर रहा है मतलब नॉर्मल बाइंडिंग से, तो ये कुछ अलग सा है इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सुपर एंटीजन। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस के अंदर एक टॉक्सिन जो रिलीज होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन बोलते हैं, एक बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये एक सुपर एंटीजन, ये इस तरह की बाइंडिंग कर देता है, क्रॉस लिंक कर देता है दो रिसेप्टर को, इंस्टेड ऑफ वो जो ग्रूव है बीच में होल है वहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपर होने के, वो क्रॉस लिंक कर देता है, ऐसे ज्वाइन कर लेता है, तो जिसकी वजह से एक सुपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द सुपर एंटीजन। एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट्स मोस्टली गाइस वैक्सीन वगैरह में ऐड करते हैं। इट बेसिकली इनहेंस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन, बेसिकली वो अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए, है ना, विद इन द बॉडी जाके। तो वैक्सीन किस लिए लगाते हैं हम? ताकि हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मतलब इम्यूनिटी मिल जाए, उससे हमें वो जब रियल में इन्फेक्शन करे। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन क्या होता है? किल्ड होता है बैक्टीरिया या इनएक्टिवेट बैक्टीरिया या पैथोजन होता है, ठीक है, तो वो हम लगा लेते हैं, तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेती है उसके अगेंस्ट। अब जब रियल में वो आता है तो पहले से ही बॉडी रेडी होती है, उसे मार देती है, ठीक है। तो एडजुवेंट उसी में हेल्प करता है। ओके, व्हाट इज ए हेट्रोफाइल एंटीजन? ठीक है, तो हेट्रोफाइल एंटीजन क्या है? बेसिकली ये एंटीजन ना डिफरेंट स्पीशीज में कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करता है, एपिटोप्स के शेप्स शेयर करता है बेसिकली, है ना, और एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट करती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल फोर्समैन एंटीजन जो है वो एक हेट्रोफाइल एंटीजन है, ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड हेट्रोफाइल एंटीजन है, ये शिप की आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। तो शिप की आरबीसी जो होती है उसके अंदर ये उसके सरफेस पे ये सपोज एंटीजन पाया जाता है। बट सिमिलर ही एंटीजन एक ऑर्गेनिज्म है न्यूमोकोकस, उसके ऊपर भी पाया जाता है। तो जो इसके लिए एंटीबॉडी बनी होगी वो इससे भी क्रॉस रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो एंटीजन प्रॉपर्टी रखता है उसे बोलते हैं हम हेट्रोफाइल एंटीजन, ठीक है, जो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर एपिटोप्स मतलब एंटीजेनिक यूनिट्स जो हैं वो शेयर करे, और जो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी वो क्रॉस रिएक्ट करे, मतलब इस पे भी काम कर सकती है, इस पे भी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे व्हील फेलिक्स टेस्ट में इस तरह की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। पॉल वलन टेस्ट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए करते हैं, उसमें हेट्रोफाइल एंटीजन का यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली सपोज एग्जांपल के तौर पे व्हील फेलिक्स टेस्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम 500 मतलब 1 ड्रॉप के अराउंड पेशेंट का सीरम ले लेते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ होंगी ऑन द स्लाइड, जो कि टाइफस फीवर या रिकेशियल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके पेशेंट में ये एंटीबॉडी मिलेगी जिसको ये इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने बताया ना हेट्रोफाइल एंटीबॉडी, अब इसके अगेंस्ट ना लेके हम कोई डिजायर्ड एंटीजन ले लेते हैं, वो प्रोटियस से मिला है हमें, यानी कि वो डिफरेंट स्पीशीज का है, ठीक है। प्रोटियस से थोड़ी होता है ये रिकेट्सियल इन्फेक्शन, ओके, रिकेट्सिया से होता है। तो बट जैसे मैंने बताया हेट्रोफाइल एंटीजन का फंक्शन क्या है, वो एपिटोप शेयर करते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं एपिटोप, ठीक है, और एंटीबॉडी भी उनका क्रॉस रिएक्ट करती है। तो 1 ड्रॉप हमने वो वाला एंटीजन डाला प्रोटियस का, और रिकेट्शियल वाला जो सस्पेक्टेड था हमारा एंटीसीरा डाला, ठीक है, और मिक्स कर दिया 1 मिनट के लिए। तो अगर एग्लूटिनेशन हो गया दैट इज व्हील फेलिक्स रिएक्शन इज पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी क्या है? अभी हमने एंटीजन समझ लिया कि एंटीजन कुछ फॉरेन टाइप का होता है ना। अभी एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। तो जब भी कोई एंटीजन आता है, सपोज ये कोई एंटीजन है तो ये बॉडी में आता है, बॉडी को पता है कि ये फॉरेनर है ना, तो बॉडी पहले तो खुद से ही प्रिपेयर रहती है कि भाई मेरे पास स्किन है, मेरे पास स्किन पे हेयर है, मेरी आंखों में लाइसोजाइम एंजाइम्स हैं, मेरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें एसिड पड़ा है, कुछ भी आएगा तो वहाँ जाके मर जाएगा। तो कुछ प्रिपरेशन रखती है बॉडी, है ना, जैसे पुलिस पहले ही प्रिपेयर्ड रहती है कुछ चीज़ों के लिए, है ना। बट कहीं पे अटैक हो जाता है तो हमें आर्मी को बुलाना पड़ता है। तो वो ये जो एंटीबॉडी है वो उस तरह की आर्मी की तरह है, ठीक है। तो ये स्पेशल सिनेरियो में ही फंक्शनल रहती है, ठीक है। जब कोई अटैक हो जाए, स्पेसिफिक अटैक हो जाए जिसके लिए बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी या उससे फाइट करने में बॉडी असमर्थ रही, ठीक है, तब आता है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस पे 2 पोर्शन मेनली होते हैं, एक होता है एप्सी पोर्शन। एप्सी क्या है? फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। बेसिकली जब इनको तोड़ा गया था कुछ एंजाइम यूज करके, तो ये वाली जो फ्रेगमेंट थी वो नीचे जाके क्रिस्टलाइज हो गई थी,
है ना, एट द 4 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो कि किसी भी बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, फ्रेगमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखो फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आके कहीं पे एंटीजन जो है आपकी बाइंड करेगी, ठीक है। इसे हम FAB डोमेन बोलते हैं और ये आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और इस पे भी जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा ना उसे हम बोलेंगे पैराटोप। तो समझो दे हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फॉरेन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, ठीक है। जैसे कि एपिटोप्स होंगे ना जो एंटीजन्स के, है ना, वहाँ पे इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेगा और पैराटोप जो होंगे इसके वो जाके वहाँ पे बाइंड करेंगे। फिर आपका यहाँ से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो सकता है, ऑप्सोनाइजेशन हो सकता है, बेसिकली उसके किल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। द बेसिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड एज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। वाई शेप्ड लग रहा है आपको, सिंपल है ना, वाई शेप्ड है ये। तो बेसिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है। बट एडवांस में देखो तो पेंटामरिक भी होते हैं कुछ, है ना, 5 एंटीबॉडी जिनमें लगी रहती है इस तरह से, ठीक है। तो IgM जैसे हो गए तो वो पेंटामरिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो एडवांस स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। एंटीबॉडी फॉर्म कैसे होती है? तो बेसिकली बी सेल जो है प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है, ठीक है, मैच्योर प्लाज्मा सेल में। अब प्लाज्मा सेल क्या है, एंटीबॉडी रिलीज करना इन द सीरम शुरू कर देती है। अब बी सेल कब एक्टिवेट होगी? जब टी सेल इसे बोलेगा, टी सेल बोलेगा कि भाई एंटीबॉडी बनाओ, कुछ यूनिक आया है। ये कैसे पता चलता है हमें? एंटीजन प्रेजेंटेशन से, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करेंगे जब मैक्रोफेजेस हमारे, या जो हमारे फेगोसाइटिक सेल है वो तोड़ के जब प्रेजेंट करेंगे टी सेल को कि ये यूनिक आया है, तो टी सेल फिर सिग्नल देगा बी सेल को कि चल भाई एंटीबॉडी बना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आर्मी वाले डिपार्टमेंट को दे दी बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो इम्यूनोग्लोबुलिन की कुछ क्लास होती है। अच्छा, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, तो इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द हैवी चेन, जो इनके अंदर हैवी चेन है, ये बड़ी वाली जो चेन है वो ऑब्वियसली हैवी चेन लग रही है हमें, ठीक है। तो वो 5 तरह की होती है, गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो उन्हीं के नाम पे इनकी क्लासेस भी बन गई, IgA, IgM, IgDE ऐसे, ठीक है। लाइट चेन होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है कापा टाइप, एक होती है लैम्डा टाइप, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में एक ही तरह की वो हो सकती है आपकी लाइट चेन, है ना। ऐसा नहीं है कि इस साइड की कापा हो गई, इस साइड की लैम्डा हो गई, नहीं, कापा कापा होगी या तो लैम्डा लैम्डा होगी, एक ही हो सकती है। और लिखा है इसलिए मैंने। अभी देखो कुछ जैसे मैंने सब टाइप्स बताए थे कि बेस्ड ऑन द हैवी चेन आपका हमने नाम दे दिया IgG, IgM, उन सब के कुछ डिफरेंट फंक्शंस हो गए, ठीक है, शेप्स हो गई। जैसे कि पेंटामरिक शेप है, पेंटामर मतलब पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है। पेंटामर में क्या है, 5 जो मोनोमर यूनिट है एंटीबॉडी की वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो एक J चॉइन से जॉइंट है, ठीक है। उसी तरह से डाइमर कौन सी हो गई, IgA जो हो गई वो आपकी डाइमर हो गई, इस तरह से 2 यूनिट, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। IgD हो गई, वो तो मोनोमरिक वगैरह में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उनके कुछ स्पेशल फंक्शंस भी है, जैसे कि पेंटामरिक जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट मानी जाती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या है? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करना जो कि उस पैथोजन को किल करने में मदद करेंगे, ठीक है। IgG क्या काम है? क्रॉस इस प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, बच्चे को थोड़ी बहुत इम्यूनिटी या फिर उसका डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है इन केस ऑफ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी कर सकती है, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन भी कर सकती है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मल घूम रहा है ना, सर्कुलेशन में घूम रहा है, तो इसे खाना उसे थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर उधर फिसल जाएगा। बट यही बैक्टीरिया अगर एंटीबॉडी से बाइंड हो रखा होगा, स्पेशली IgG से बाइंड हो रखा होगा, तो IgG के FC पोर्शन के अगेंस्ट इसके पास रिसेप्टर होता है, तो वो क्या करेगा, एक साइड से इसको पकड़ेगा, एक साइड से इसको पकड़ेगा, तो बेसिकली वो उसे खाने में आसानी होगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन पे एक वीडियो भी पड़ा है, सबसे पुराना, पहला दूसरा वीडियो होगा मेरा, तो वो जाके देखिए, उसमें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।
उसी तरह से सबके अलग अलग फंक्शन है। जैसे IgG है, जो IgE है जो एप्सिलॉन वाली, वो एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स में ज़्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है। IgA है वो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, टीयर्स के अंदर मिल सकती है, बेसिकली जो बॉडी के सिक्रीशन हो गए उसमें मिलती है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है, IgA। IgD है, उसका एक्चुअल फंक्शन तो मोस्टली अननोन है। तो बेसिक जो फंक्शन माना जाता है ना कि IgD है ना, वो बेसिकली सिग्नल्स देती है बी सेल को टू बिकम एक्टिवेटेड, और ये उनके सरफेस पे भी पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल चीज़ें अननोन है, डिटेल्ड इसका डिस्क्रिप्शन अननोन है अभी कि इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है, बट रिसर्च पेपर अलग अलग में ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। अब IgG के भी सब टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। IgG के 4 सब टाइप्स होते हैं, IgG 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो सीरम कॉन्सेंट्रेशन में ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4 की तरह लगा लो, 1 सबसे ज़्यादा होगा, IgG 1 टाइप जो है सबसे ज़्यादा, 2 उससे कम, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्रॉसिंग में कौन सबसे कम एक्सपर्ट है? वैसे तो सारी कर लेती हैं, बट जो है IgG 2 है वो मिनिमम एफिशिएंट है या फिर नहीं कर पाती है क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये याद कर लो। ये सारे एक्सेप्शन लिखे हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मैंने बताया था IgG कर लेती है, बट जो कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं कर पाती है या फिर लीस्ट एफिशिएंट है वो IgG 4 है, ठीक है। इसी तरह से हाफ लाइफ के मामले में IgG 3 की सबसे कम हाफ लाइफ है 7 डेज, ठीक है। बाकी सबकी 21 दिन है लगभग, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन सारी हेल्प कर सकती है फिगोसाइटोसिस में, सिर्फ IgG 2 है उसकी लोएस्ट एफिनिटी है इन केस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन, ओके। तो दीज आर द एक्सेप्शन यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। अगर IgG सब टाइप से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया एंटीजन क्या है, कोई बाहरी आदमी है या बाहरी एंटिटी है जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, और एंटीबॉडी क्या है, उससे लड़ने के लिए कुछ चीज़ें बनी है। बेसिकली इट इज़ अ आर्मी, है ना, स्पेशल बंदे आए हैं, वो है एंटीबॉडी, ठीक है। जब बॉडी से नहीं संभला तो उसके अगेंस्ट उन्होंने पहले ही तैयार करके कुछ भेजा, ठीक है। तो वो है आपकी एंटीबॉडी। अब उनके बीच में कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं अब। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो इस तरह से रेड सेल की क्लम्पिंग हो जाती है ना, क्लम्प हो गए रेड सेल, उस चीज़ को बोलते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जैसे कि 2 हमने लिक्विड पार्ट मिलाए और उनके अंदर जो भी प्रोटीन्स था वो आके प्रेसिपिटेट हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, है ना, विजिबल प्रेसिपिटेट बन गया, उस चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। डिफरेंस क्या है मैं सब बताऊंगा अभी जस्ट समझिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है ना। एलाइजा इज अ बेस्ड ऑन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, ठीक है। VDRL, RA, विडाल टेस्ट, इन सब में एंटीजन और एंटीबॉडी का रोल है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो सपोज RBC की सरफेस पे एंटीजन है ना, और एंटीबॉडी अगर हमने डाल दिया उसी के अगेंस्ट तो क्या हो गया, इस तरह से RBC इकट्ठी हो गई, तो ये देखो पूरा सीरम छूट गया यहाँ पे जो एंटी सीरम ने डाला था, और RBC क्लम्प हो गई, है ना, इकट्ठी हो गई, क्योंकि इसे हम बोलते हैं लैटाइस फॉर्मेशन, लैटाइस फॉर्मेशन, जाला बन गया एक तरह से, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन, तो अब इन सब को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन का क्या मतलब है, इज एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल क्लम्प्स, एग्लूटिनेट्स बोलते हैं उसे। पार्टिकल क्लम्प हो गए, जैसे RBC क्लम्प हुई थी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ एंटीजन। इनसॉल्युबल क्यों बोला, जैसे सपोज RBC थी वो इनसॉल्युबल थी, है ना, वो तो ब्लड का एक तरह से सॉलिड पार्टिकल है, वो डिजॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लड एकदम क्लियर होता है, आप RBC को सेपरेट कर सकते हो अगर आप बार बार सेंट्रीफ्यूज करो और वॉश करो, ठीक है, तो RBC आपको मिल सकती है। तो दीज आर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ एंटीजन, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो RBC की जगह जो एंटीजन होती है वो लेटेक्स पार्टिकल से अटैच होती है। लेटेक्स पार्टिकल क्या है, एक अलग से कोई सपोज पार्टिकल है, उससे कोई एंटीजन अटैच कर दिया, तो ये अब इनसॉल्युबल पार्ट हो गया, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या है, वो एक प्रोटीन है बॉडी के अंदर, वो सॉल्युबल ही रहता है, ठीक है। उसको हम ऐसे सेंट्रीफ्यूज करके एकदम से अलग नहीं कर सकते हैं एंटीबॉडी को, कि मैं चलो एंटीबॉडी निकाल ले रहा हूँ अपने ब्लड से, जबकि हम सेल निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो दीज आर काइंड ऑफ सॉल्युबल। उसके लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो बॉडी को बेसिकली प्रोटीन को निकालने के लिए हमें करनी पड़ती है। ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन इज अ टेक्निक रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल लेटाइस। सिमिलर है उससे थोड़ा, ठीक है। जैसे कि दो फ्लूइड थे, ऊपर अलग तरीके का, ऊपर में एंटीजन थे, नीचे में एंटीबॉडी, या नीचे में एंटीजन ऊपर में एंटीबॉडी, दोनों जब मिले तो बीच में प्रेसिपिटेशन का एक जोन बन गया है ना। वो किस लिए बना? सॉल्युबल एंटीजन और सॉल्युबल एंटीबॉडी मिक्स हो गए। ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस आ गया, यहाँ पे दोनों चीज़ें सॉल्युबल है तो वहाँ पे एक जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन मिल गया। ठीक है। तो डिफरेंस सिंपल यही है कि जो एंटीजन होता है एग्लूटिनेशन में इनसॉल्युबल होता है, फॉर एग्जांपल आरबीसी हो गया, लेटेक्स पार्टिकल्स हो गए, बट प्रेसिपिटेशन में वो चीज़ सॉल्युबल होती है। ठीक है। एग्लूटिनेशन मोर सेंसिटिव माना जाता है और प्रेसिपिटेशन लेस सेंसिटिव माना जाता है। तो दीज आर द बेसिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक, बात करते हैं हम एलाइजा की। ठीक है। तो एलाइजा हमने टेस्ट पढ़ा है अभी, है ना। ठीक है। तो एलाइजा क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो ये क्वेश्चन ही आया था, एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा था उन्होंने कि एक्सपेंड करो, हमने कुछ अच्छे से ही एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है। तो एलाइजा का मतलब क्या होता है? एंजाइम, बिकॉज वी आर यूजिंग एन एंजाइम। मोस्टली वो HRP होता है, हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज। ठीक है। एंजाइम क्या करता है? किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि एक कलरफुल प्रोडक्ट होता है इन केस ऑफ एलाइजा। ओके, अभी फर्दर बात करेंगे, अभी बस समझो कि इसमें एक एंजाइम यूज हुआ है, इतना पता है। लिंक्ड का मतलब होता है इसमें एक लिंकिंग सब्सटेंस यूज हुआ है या फिर लिंक्ड एंटीबॉडीज यूज हुई है। किससे लिंक्ड? एंजाइम से लिंक्ड। तो लिंकिंग सब्सटेंस क्या है? ग्लूटाराल्डिहाइड हो सकता है ना, और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूटाराल्डिहाइड। ये क्या करता है? एंजाइम को एंटीबॉडी से जोड़ देता है। ठीक है। ये एक क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन बोलते हैं इसे। ठीक है, जो ग्लूटाराल्डिहाइड है। ठीक है, या फिर क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, तो एंजाइम विद एंटीबॉडीज और कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। ठीक है। तो वो जो लिंक्ड पार्ट है इससे मिलके बना है, एक तो लिंकिंग सब्सटेंस और एक एंजाइम लिंक्ड हम एंटीबॉडीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए। अब इम्यूनो का मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दोनों के कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनेंगे इस प्रोसेस में, तो इसलिए इम्यूनो पार्ट आ गया। इम्यूनो में हमने अभी तक यही तो पढ़ा, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है यही पढ़ा हमने, और उनके बीच में कुछ रिएक्शन होता है ये पढ़ा। ठीक है। सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स एड्जॉर्प्शन ऑफ इम्यूनो पार्टिकल एट सॉलिड सरफेस। कोई भी सॉलिड सरफेस है उस पर एड्जॉर्प्शन, जैसे कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है? सपोज ये कोई सरफेस है, ठीक है, अगर पार्टिकल्स इसके अंदर जाने लगे इजीली, ठीक है, दैट मीन्स उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब। ठीक है। बट एड्जॉर्ब में क्या है? ये एक सॉलिड सरफेस है और जो पार्टिकल है वो उसके अंदर घुस नहीं पा रहे इजीली। ठीक है, और वो इससे बट चिपक गए हैं, कोशिश कर रहे हैं और जाने के अंदर। ठीक है। तो जब एंटीबॉडी इस तरह से बाइंड हो जाए तो समझो कि एड्जॉर्ब हुआ है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ इम्यूनो पार्टिकल, मतलब एंटीजन, इम्यूनो पार्टिकल मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी एट सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस कौन सी हो सकती है? जो हमारा जो वेल होता है एलाइजा प्लेट का, वो पॉलीस्टायरेन या पॉलीविलाइन क्लोराइड का बना होता है। ठीक है। अब बात आती है अस्से का मतलब होता है कोई भी एनालिसिस मेथड या फिर टेस्ट, सिंपली बोल सकते हो ऐसे। तो दिस इज, ये हमने कर दिया पोस्टमार्टम एलाइजा का जो सिर्फ नाम है एक। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म प्लीज़ याद कर लीजिएगा मेहनत करके। अब बात करते हैं हम एलाइजा टेस्ट के बारे में। ठीक है। तो एलाइजा टेस्ट में सबसे पहले आपको एक प्लेट दिखती है, उसे हम बोलते हैं 96 वेल एलाइजा प्लेट। उसमें 96 वेल होते हैं, 12 इधर होते हैं, 8 इधर, 12 8 96। ठीक है। उसे हम दूसरा नाम भी बोलते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट, क्योंकि इसमें हम टाइटर निकालते हैं। टाइटर बेसिकली होता है किसी भी एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन को बोल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड में, तो वो टाइटर वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए अब इसका नाम पड़ गया है माइक्रो टाइटर, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्मॉल सब्सटेंस। एंटीबॉडीज आर रियली स्मॉल, हम देख भी नहीं सकते उनको आंखों से, तो उसके लिए हमने लगाया माइक्रो टाइटर प्लेट या फिर एलाइजा प्लेट, सिंपल, है ना। तो एलाइजा का फुल फॉर्म पता चल गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ठीक है। इन जनरल ऑल एलाइजाज आर क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और एंटीजन। ठीक है।
तो जनरली क्या है, एलाइज़ा जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव बताता है कि हाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। एक होता है कि सपोज पॉजिटिव है बट कितना पॉजिटिव है, उसमें 2+ है 4+ है या 2 ग्राम है प्रोटीन 4 ग्राम है, ठीक है। तो वो कितना पॉजिटिव है वो बताएगा आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है। तो 4 मेन टाइप के जो हैं हमारे एलाइज़ा होते हैं जो लैब्स में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट एलाइज़ा वो एंटीजन को डिटेक्ट करता है, इनडायरेक्ट एलाइज़ा वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, सैंडविच एलाइज़ा वो एंटीजन को डिटेक्ट करता है, कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीजन है ना, जैसे कोई वायरल पार्टिकल का एंटीजन है वो सब वो हम डिटेक्ट कर दें कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में। तो चलो बेसिक समझते हैं। देखो अब ये चीज़ याद रखना है, इसमें मैं कुछ स्टेप मेंशन नहीं करूँगा, जैसे एडिशन ऑफ ब्लॉकिंग सब्सटेंस, जो भी जैसे कहीं पे कोई चीज़ बाइंड कर रही है, ठीक है। एक तो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं, बट जो अनबाउंडेड जो जगह रह जाती है उसे हम ब्लॉक कर देते हैं किसी भी प्रोटीन सब्सटेंस से। तो वो स्टेप सब में होगा, वो मैं ऐड नहीं करूँगा। दूसरा मैं रिमूव कर रहा हूँ इससे वॉशिंग स्टेप्स, क्योंकि मल्टीपल वॉशिंग होती है, कहीं पे 3 कहीं पे 2, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर आपका लिख देता है जब प्रॉपर होता है। हमें पढ़ना है प्रिंसिपल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पढ़ना है कि प्रोसेस क्या है मोटा मोटा, ठीक है, ना कि हम वॉशिंग भी डाल रहे हैं उसमें। तो ऐसे तो 20 स्टेप की प्रोसेस आपको याद करनी पड़ेगी, ना वो आपसे होगी और ना उसको पढ़ाने का कुछ बेनिफिट है, ठीक है। तो वॉशिंग स्टेप्स सारे मैंने एलिमिनेट कर दिए, बट इन बिटवीन जब आप कुछ भी डालते हो तो जो अनबाउंड चीज़ें हैं जो बाइंड नहीं करी है वो हटानी होती है, उसके लिए वॉशिंग होती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एलाइज़ा में क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट एलाइज़ा में हम क्या है, एक माइक्रो टाइटर प्लेट लेते हैं इस तरह की, ठीक है। ये है माइक्रो टाइटर प्लेट, हमने देखा था उसमें वेल्स थे छोटे छोटे 96। तो सपोज एक वेल है, उसके अंदर क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। अब हमने क्या करा, ऐड कर दिया सैंपल, ठीक है, जिसके अंदर हमारा हुआ एंटीजन, क्योंकि डायरेक्ट एलाइज़ा जो है मोस्टली एंटीजन डिटेक्ट करता है, किसी का भी हो सकता है, वायरस प्रोटीन कुछ भी पैथोजन है ना। तो एंटीजन उसमें होगा तो वो जाके नीचे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखो इस तरह से बाइंड हो गया, यहाँ पे ये एंटीजन डाला हमने, ये यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। अब जब वो एंटीजन बाइंड हो गया तो हमने एक एंटीबॉडी डाला जो कि एंजाइम से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आ गया एंटीबॉडीज़ हमारे जो कि इसके अगेंस्ट होते हैं, यानी कि इसे एज अ फॉरेन कंसिडर कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे आके बाइंडिंग होगी। और फिर यहाँ पे आपका ये लग गया, एंजाइम लग गया। तो एंजाइम अब लग गया तो अब हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट ऐड करा तो मैंने क्या बताया था, एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जब हमने ये सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट मेनली कौन सा यूज़ करते हैं, HR, जैसे एंजाइम का मैंने बताया था HRP यूज़ करते हैं, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज, ठीक है। सबस्ट्रेट उसका होता है TMB, टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन, ठीक है। तो ये होता है। तो अब जो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो एक कलर्ड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसका कुछ कलर होता है ना, जैसे कि इसमें ब्लूइश दिखा रहा है तो ब्लू कलर का बन गया। उसके बाद हमें एक एसिडिक स्टॉप सॉल्यूशन डालना होता है, जिससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन एक्सग्रेट ना हो और कंटिन्यू ना रहे, हम रीडिंग ले पाएँ इतनी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम एलाइज़ा रीडर से रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिक डायरेक्ट एलाइज़ा। अब बात करते हैं गाइस इनडायरेक्ट एलाइज़ा की, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एलाइज़ा में वी वांट टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज़ मेनली, ओके, वी वांट टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज़। So there are manufactured antigen which is coated, already coated on the plate surface, okay, on the well surface. This is well, okay, this is well. उसके सरफेस पे पहले से ही प्री कोटेड एंटीजन्स आती हैं, है ना। अभी उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए या जो भी हमें डिटेक्ट करना है ना, तो उसके अगेंस्ट अगर हम सीरम हम डालेंगे, जब हम सीरम ऐड करेंगे, ऐड सीरम, तो उसमें एंटीबॉडीज़ होगी, है ना, अगर उसके स्पेसिफिक हम ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ इस तरह से बाइंड कर जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी डालेंगे जो कि डायरेक्टेड होगी इसके अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये एंजाइम लगा हुआ है तो ये इससे यहाँ पे बाइंड कर ली। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो ये तो अनबाउंड रहती और वॉशिंग के टाइम बह जाती, ठीक है। अब हमने डाला सबस्ट्रेट तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया आपका, ये सबस्ट्रेट जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स आपका कलर प्रोडक्शन होगा, ये कलर्ड प्रोडक्ट रहता है क्योंकि, ठीक है। तो अगर ये नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये पूरा ही कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो ये तो होता ही नहीं ना, तो कलर कहाँ प्रोड्यूस होता, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइज़ा,
ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली एंटीजन ना ढूंढ के हम ढूंढ रहे हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीजन हमने प्री कोटेड कर रखी है पहले से ही। सिमिलरली है सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में क्या है गाइस, जैसे सैंडविच नहीं होता, ऊपर 2 ब्रेड रहते हैं, ठीक है, नीचे कुछ भी मटेरियल रहता है जो खाने पीने का आइटम रहता है, तो उसी तरह से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक माइक्रोटाइटर प्लेट ली हमने इस तरह की, ठीक है, उसमें हमने एक कैप्चर एंटीबॉडी एड्जॉर्ब करा दी सरफेस पे। ये भी मैन्युफैक्चर्ड के अकॉर्डिंग आती है, जो कि एंटीजन की स्पेसिफिक होगी जो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली एंटीजन जब हम डालेंगे, जब हम सीरम डालेंगे, तो उसमें एंटीजन जो होगा वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। फिर हम डालेंगे एक एंटीबॉडी जो कि उसी टारगेट एंटीजन के अगेंस्ट होगी, बट ये वाली एंटीबॉडी होगी वो एंजाइम टैग्ड होगी, ठीक है। तो ये सपोज हमने डाला इस तरह से दूसरा एंटीबॉडी, तो नीचे एक कैप्चर करा था जिसने एंटीजन को, ऊपर से एक, और बट ये वाला जो है एंजाइम भी है इसमें, तो एंजाइम डाला, फिर हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंटीजन क्या हुआ, गेट सैंडविच्ड बिटवीन कैप्चर एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट द टारगेट एंटीजन। तो उन दोनों के बीच में इसका सैंडविच बन गया बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए इसे सैंडविच एलाइजा किया है। अब देखो, आप ऐसी एंटीबॉडी बनाना जो बेसिकली टारगेट स्पेसिफिक भी है, मतलब इस एंटीजन के स्पेसिफिक भी है, प्लस उसमें हमने उसी में एंजाइम भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी एंटीबॉडी बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव, महंगा पड़ता है कंपनियों को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो नॉन एंजाइम टैग्ड एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये हमने डाला एक नॉन एंजाइम टैग्ड जिसके ऊपर कोई एंजाइम नहीं है, वो डाला, ठीक है। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया, मतलब यहाँ पे एंटीजन जो है वो कैप्चर हो गया, अगर सीरम में होगा तो, नहीं होगा तो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक डाला इसके सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि इसके अगेंस्ट था, जिसने यहाँ पे आके जो एंजाइम लिंक्ड भी है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ने सबस्ट्रेट जो था उसे कलरफुल प्रोडक्ट में, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली एंटीबॉडी बनाना जो कि एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, प्लस उस पर एंजाइम भी है, थोड़ा मुश्किल होता है प्लस एक्सपेंसिव भी होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक नॉर्मल एंटीबॉडी डाल देते हैं पहले तो, जो कि सैंपल के अगेंस्ट ही टारगेटेड है। कैप्चर एंटीबॉडी हो गई, और सैंपल के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी गई, उसके ऊपर हम एक और एंटीबॉडी डाल लेते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो कि आपकी एंजाइम डिटेक्ट है, और वो फिर हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम एलाइजा रीडर से रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सैंडविच एलाइजा। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा की, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा मतलब उसमें कुछ इस तरह का कॉम्पिटिशन होगा, है ना। तो सपोज हमने एक माइक्रोटाइटर प्लेट लिया, उसमें हमने एक वेल था, ये इस तरह का सपोज एक वेल है, उस पर हमने क्या करा, एक कैप्चर एंटीबॉडी जो कि एंटीजन को कैप्चर करेगा, वो हमने डाली, ठीक है, वो हमने डाली, वो प्री कोटेड है बेसिकली एंटीजन वो उसके वेल के सरफेस पे। तो ये रहा। अब क्या है, अब हमने डाला रियल एंटीजन डाला जो कि हमें सैंपल में मिला है, सैंपल डाला हमने, ठीक है, प्लस हमने एक ये सपोज है रियल एंटीजन, और ये आपका जो है एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीजन, और ये रियल एंटीजन है आपका, ठीक है। अब दोनों हमने डाला, ये एंजाइम लिंक्ड, इन दोनों ने जाके बाइंडिंग करी और बाइंडिंग के लिए कंपटीशन किया, ठीक है, कि मैं बाइंड करूंगी, मैं बाउंड करूंगी। जो ज़्यादा होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा एंटीबॉडी से बाइंड करेगा नीचे, जो कम होगा वो कम से करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, ठीक है, टेट्रामिथाइल बेंजीडिल, जो कि HRP, ये जो एंजाइम है इसके लिए सबस्ट्रेट है। तो HRP ने क्या किया है ना, TMB जो सबस्ट्रेट था उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो प्रोडक्ट था वो कलर प्रोडक्ट था, यूजुअली ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है। अब फिर हमने स्टॉप सॉल्यूशन डाल दिया और कलर को मेजर कर लिया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि कितना क्या था, देखो अब यहाँ पे समझो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन, जो हमारी सैंपल के अंदर एंटीजन थी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी कलर डिटेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब कलर अगर ज़्यादा हुआ, कलर ज़्यादा डिटेक्ट हुआ, तो हमारी एंटीजन कम थी, समझे क्यों? क्योंकि तभी तो ये वाली एंटीजन बाइंड हुई जो कलर टैग थी, एंजाइम टैग थी, जिन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया कलर का, बहुत सारी बाइंड हुई होगी, तभी तो कलर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अगर कलर आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो रियल एंटीजन थी, जिनके पास कोई एंजाइम नहीं था, जो एबिलिटी नहीं रखती थी कि वो कलर बना सके बाद में प्रोडक्ट कन्वर्ट करके, तो वो डेफिनेटली एंटीजन तब आपका रियल एंटीजन जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एलाइजा आपका काम करता है, ठीक है। रियल एंटीजन हाई होगा तो सिग्नल लो आएगा,
बिकॉज एंजाइम टैग्ड एंटीबॉडी तो है नहीं ना रियल वाली तो नॉर्मल है, नो करल प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हमारी ये वाली कम होगी रियल वाली, बट ये वाली बहुत ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ ये बहुत सारे प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगी, सबस्ट्रेट को बहुत सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, और प्रोडक्ट कलर होगा तो हाई कलर होगा, तो हाई सिग्नल आएगा अगर रियल एंटीजन कम है तो, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है यहाँ पे। बाकी सब जगह क्या होता है, ज़्यादा कलर मतलब ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेट ऑफ एनालाइट, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक एलाइजा इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट। तो हमने देखा डिफरेंट काइंड ऑफ एलाइजा, कुछ एंटीबॉडीज़ के भी कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं, कुछ एंटीजन के भी बताते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एलाइजा की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? इस रिपोर्टिंग के लिए मतलब एक स्टैंडर्ड कर्व बनाया जाता है, ठीक है। याद रखना, ये टर्म पूछ लेता कभी, स्टैंडर्ड कर्व बनाया जाता है एलाइजा का, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड होता है, एक कैलिब्रेटर होता है। जब हम टेस्ट लगाते हैं तो कैलिब्रेटर और कंट्रोल लगाते हैं, है ना। कैलिब्रेटर का मतलब क्या होता है कि 10 रुपये के 2 केले आ रहे हैं, 50 रुपये के हमारे आ रहे हैं 10 केले, 100 रुपये के हमारे आ रहे हैं 20 केले, इस तरह से रहता है, ठीक है ना। तो हम मतलब ये आपका स्टैंडर्ड जो मार्केट रेट है, इस तरह से जो स्टैंडर्ड हम लगाते हैं उनकी वैल्यूज़ ऐसी आती है ना। अब सपोज़ हमारे मतलब हमारा जो हमने जो ओडी लिया उसका वैल्यू सपोज़ 30 आया, तो 30 में मैं समझ जाऊँगा कि यार 10 में 2 मिल रहे हैं, तो 30 में लगभग 6 के आसपास केले मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 6 होगा जब हम 30 रुपये देंगे, यानी कि 30 अगर ओडी होगी हमारी, तो हमारी 6 mg ग्राम करके कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, mg पर ml। तो इस तरह से बेसिकली एक कर्व पे अपनी वैल्यू डाल के आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। जैसे कि एक स्टैंडर्ड कर्व है, आपका ओडी आया है, सपोज यहाँ पे आया आपका जो मेज़र किया एलाइजा रीडर ने। एलाइजा रीडर किस पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से वो रीडिंग लेता है। क्या रीडिंग लेता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली रीडिंग करता है 450 नैनोमीटर पे, या अदर रेडर टेस्ट के लिए अलग अलग रहता है ये वेवलेंथ, ठीक है। सपोज आपका ओडी आया तो आपने यहाँ पे लाइन खींच ली, ठीक है, और फिर उसे नीचे एंगल से लाइन खींच ली, तो आपको पता चल जाएगा। भले ही आपने कैलिब्रेटर इस तरह के लगाए हैं कि 10, 50, 100 कवर कर रहा है और आपका 60 आ रहा है, तो 60 आप वो ग्राफ पे अगर बना के अपनी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से एलाइजा की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एलाइजा की होगी, अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस की। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है मोस्टली, ठीक है, इसी तरह से फैलता है। मदर टू फीसर भी फैल सकता है अगर मदर सिफिलिस है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है प्रॉपर, है ना। मेनली बट एसटीडी है ये, कॉज्ड बाई स्पायरोकीट ट्रिपनोमा पैलेडियम, ठीक है। इस तरह का कुछ दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप विद टाइट कॉइल्स होता है, ठीक है। तो मेजर केसेस जो हैं उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आते हैं, इसलिए इसे एसटीडी बोला गया है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ सिफिलिस, ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड देखो 9 से 90 दिन के बीच में रहता है, यानी कि जब इनोक्यूलेशन हुआ बैक्टीरिया का, ये स्पायरोकीट का जब इनोक्यूलेशन हुआ तब से लेके हमें पहला सिम्टम जब आया, जब हमें पता चला, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो 9 से 90 दिन के बीच में होता है सिफिलिस के केस में। अब सिफिलिस के ना कुछ 3-4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस, है ना। तो प्राइमरी सिफिलिस इसको समझो, इसमें क्या है, हार्ट चैंकरे, चैंकरे इस तरह के पोर्शन को कहते हैं, ठीक है। चैंकरे ये एक पेनलेस अल्सर होता है ड्यू टू इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ एंट्री। बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो डेफिनेटली यहीं से एंट्री हुआ है। तो देखो ये ग्लैंड्स पेनिस के अराउंड यहाँ पे एक अल्सर हो गए हैं, इस तरह से ये एंट्री हो गई है अंदर, तो उसे हार्ट चैंकरी, ये पेनलेस होता है यूजुअली, ठीक है। तो प्राइमरी सिफिलिस में ये मेन पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज ऑफ जो सिफिलिस होती है आपकी, है ना, उसमें मॉर्बीफिलीफॉर्म रैश होता है। बेसिकली दीज आर नॉन इची रेल, है ना, इच खुजली नहीं होती है इस रैश में, और मोस्टली जो पाम्स एंड सोल्स में होता है, यानी कि हथेली और पैर के जो सोल्स होते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कॉन्डाइलोमा लेटा, ये वॉर्टी लीजन्स, कॉलीफ्लावर लाइक लीजन्स जो कि बड़े बड़े थोड़े घाव होते हैं उसको बोलते हैं, और ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। इस तरह का जो रैश है और ये कॉन्डाइलोमा लेटा जो है, इसका जो इन्फेक्शन है बहुत सीवियर होता है ना। ये बहुत ज़्यादा फैलता है, स्प्रेड करता है, ज़रा सा टच हुआ आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो वॉर्टी लीजन्स बेसिकली इट इज़ अ स्किन रैश दैट इंक्लूड फ्लैट एंड रेज्ड लीजन्स। मतलब फ्लैट लीजन तो इस तरह का सिंपल हो गया, लीजन मतलब बड़ा सा कोई पस का कुछ बन गया, इस तरह के लीजन्स हो गए, है ना। तो ये कॉन्डाइलोमा
लेटा, दिस इज हाईली इन्फेक्शियस स्टेज, जो कि आपकी सेकेंडरी स्टेज है या सेकेंडरी सिफिलिस स्टेज है। ओके, लेटेंट स्टेज या लेटेंट सिफिलिस में क्या है, इसमें कोई एक्सटर्नल सिम्टम नहीं होता है। ठीक है, एक्सटर्नल सिम्टम नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता, सब नॉर्मल सा लगता है इंडिविजुअल को। ठीक है, ऐसे लगता है ठीक हो गया, ख़त्म हो गया, बट ये स्टिल ट्रांसमिसिबल होता है, ट्रांसमिट कर सकता है अगर म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट्स में आई, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए तो ट्रांसमिट हो जाएगा लेटेंट सिफिलिस के केस में। उसके बाद लेटेंट सिफिलिस है ना गाइस, वो कहीं पे भी जा सकता है, वो सेकेंडरी सिफिलिस में दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है उसका, या वो टर्शियरी में जा सकता है, या वो ठीक भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, तो लेटेंट सिफिलिस, जो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, दिख नहीं रहा है बट है। ठीक है, टर्शरी सिफिलिस में क्या है, गुमा बोलते हैं एक तरह से, तो इसमें क्या है, काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन रहता है डीपर ऑर्गन्स का, जैसे न्यूरोसिफिलिस हो गया, कार्डियोसिफिलिस हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस, एन्यूरिज्म हो गया, है ना। ये इस स्टेज पे ये नॉन ट्रांसमिसिबल होता है क्योंकि ये डीपर स्ट्रक्चर्स में जा चुका होता है, एक्सटर्नली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, डीपर स्ट्रक्चर्स में जा चुका होता है। और ये गम्मा वर्ड है ना, इसे ये थोड़ा डिसफिगर कर देता है। जब आप टर्शरी उसके केस देखोगे तो देखोगे उनका फेस वेस डिफॉर्म सा हो गया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, एकदम सूजा अलग सा, है ना। हार्ट के ये जो वॉल्व होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसको ये डैमेज कर देता है, तो हार्ट्स में स्वेलिंग इधर उधर हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज है बेसिकली, लेस चांस ऑफ सर्वाइवल टाइप की, है ना, सीवियर स्टेज। कंजेनाइटिस सिफिलिस क्या होता है, बचपन से ही जन्मजात या फिर माँ के अंदर जब वो था तब से जो सिफिलिस मिला उसको, वो सिफिलिस है। ओके, तो उस कंजेनाइटिस सिफिलिस में स्नफल्स मतलब बेसिकली एक तरह का जुकाम टाइप का रहता है बच्चों में, है ना, बहुत ज़्यादा, तो वो अर्लीस्ट सिम्टम होता है। और हटचिंसन्स ट्रायड एक चीज़ याद रख लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मलबेरी मोलर और हटचिंसन्स इंसिजर, तो दांत में बेसिकली डिफॉर्मिटी हो जाती है बच्चों के। ठीक है, और सुनाई नहीं देता, सेंसोन्यूरियल डीफनेस हो जाती है, और आई का कॉर्निया वगैरह जो वाला पार्ट है वहाँ पे उसकी लेयर्स ही चढ़ जाती है, कैरेटाइटिस बोलते हैं, जो कॉर्निया का लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रायड आप याद रख लो, ये उसमें दिखता है आपको कंजेनाइटल सिफिलिस के केस में। ठीक है, तो दीज आर मेजर सिम्टम्स जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, अब बेसिक मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको। इनोक्यूलेशन हो गया तो वही आपका 9 से 90 दिन आपका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद प्राइमरी सिफिलिस होता है जिसपे चैंकरे होते हैं, प्राइमरी चैंकरे या हार्ड चैंकरे बोलते हैं, इस तरह से लीजन्स बन जाते हैं। ठीक है, ये स्किन पे, और ये पेनलेस होते हैं यूजुअली, वेजाइना पेनिस जो भी कॉन्टैक्ट ऑफ एंट्री होता है वहाँ पे होता है ये। सेकेंडरी सिफिलिस में गाइस क्या होता है, रैशेस हो जाते हैं इस तरह के, सोल्स एंड पाम पे मैंने बताया था, तो इस तरह के रैशेस हो जाते हैं। ये अदर डिजीज़ से भी उसके साथ में होते हैं जनरली, अदर डिजीज़ इम्यूनिटी कम हो वो सब के केस में ज़्यादा इस तरह का दिखता है। ठीक है, फिर आता है लेटेंट फेज जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखते बट ये जो रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है, एक्टिव रहता है इन्फेक्शन, बट सिम्टम्स जनरली नहीं दिखते और इससे स्प्रेड भी कर सकता है। और लेटेंट पीरियड मतलब 30 साल तक का भी कितना भी रह सकता है, बेसिकली ठीक भी हो सकता है बंदा सेकेंडरी स्टेज पे वापस हो जाता है, जो कि ज़्यादातर यही होता है, सेकेंडरी स्टेज पे चला जाता है ना। कभी कभी रेयर केसेस में टर्शरी पे भी जा सकता है। टर्शरी में क्या है, बड़े बड़े लीजन्स दिखते हैं बिल्कुल, है ना, गुम्मा स्किन, दीज स्किन लीजन में ऑल्सो करें डीप ऑर्गन्स में CNS डिजेनरेशन होता है, आयोटिक एनेरिज्म हो जाता है ना, तो बेसिकली डिफॉर्मिटी हो जाती है जो भी आयोटा है ना, और CNS का जो है स्वेलिंग हो रही है अब नॉर्मल पार्ट में, क्योंकि लीजन्स बन गए हैं तो क्या है, फेस आपका एकदम डिफॉर्म हो जाता है। आप देखिएगा टर्शरी स्टेज सिफिलिस के केस देखिएगा तो डेथ पेशेंट के दिखेंगे आपको, फेस बहुत टेढ़े मेढ़े खतरनाक से फेस। ठीक है, उनका पूरा डिसफिगर हो गया है जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ब्रेन में एबनॉर्मल स्वेलिंग हो गई है, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं, तो क्लिनिकल में हमें उतना ही जानना था, लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं जो हमारा पार्ट है जिसे हमें अच्छे से जानना है। तो अर्ली स्टेज में ना गाइस स्टेन थोड़े काम के होते हैं अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं तो इस तरह से आपको कॉइल्ड आपका सिलेंड्रिकल विद टाइट कॉल्स आपका स्पायरोकिट दिखता है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में करना होता है ये सब, है ना, जैसे कि विद इन 1 वीक जब भी आपको सिम्टम मिला। बट जैसे क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज तो पेनलेस चैंकरे होता है तो उतना ध्यान नहीं देता कोई, ठीक हो जाता है कुछ का, है ना।
सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेस्ट होता है जैसे फोंटानास एंड लिवाडिटी स्टेन, तो ये ट्रिपोनोमा के लिए होती है, ट्रिपोनेमा के लिए होती है, याद रखना, पूछ सकता है ये वाला, है ना। कल्चर क्या है, नॉन कल्टिवेबल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बट इन वीवो मतलब इन द बॉडी हम कल्टिवेट कर सकते हैं, रैबिट के टेस्टिकल्स में हम इसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, बाहर हम नहीं कर सकते कल्चर मीडिया लैब वगैरह में। सीरोलॉजी की बात करते हैं तो सीरोलॉजी मतलब सीरम से जो हम टेस्ट कर सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, ट्रिपोनेमल, नॉन ट्रिपोनेमल। सिंपल सा मतलब है, ट्रिपोनेमल जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे क्योंकि उनकी एंटीजन से कर रहे हैं, है ना। नॉन ट्रिपोनेमल जो होंगे वो नॉन स्पेसिफिक होंगे, जो कि बेसिकली फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट एंटीबॉडी वो सब चीज़ों को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये नॉन रिलेटेड है, नॉन स्पेसिफिक है, ये अदर कंडीशंस में भी ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है। बट ये वाले जो है एग्जैक्ट कन्फर्मेटरी है, एक तरह से कन्फर्मेटरी हैं ये सारे ऊपर वाले जो हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिपोनेमा पैलिडियम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। TPHA हो गया, FTA एबीएस हो गया, द फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। तो दीज आर स्पेशल टेस्ट, है ना, बेसिकली ट्रिपोनेमल जो है। नॉन ट्रिपोनेमल में क्या हो गए, तो थोड़े से नॉन स्पेसिफिक है, जैसे VDRL, RPR, अनहीटेड सीरम रिएजेंट, USR, ट्रस्ट, टॉल्यूडेन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट, जिसमें से हमको ना VDRL थोड़ा देखना है। तो अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या फ्लोरोसेंट ऐसे, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट ऐसे, वो हम कर सकते हैं। इन जगह से सैंपल ले सकते हैं, जो भी अल्सर है वहाँ से फ्लूइड कोई कलेक्ट कर सकते हैं, टिश्यू जहाँ पे घाव है वहाँ से सैंपल लेके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट है RPR और VDRL, उसमें हम ब्लड और सीरम लेते हैं, ठीक है, और विद CSF भी ले सकते हैं, न्यूरोसिफिलिस का केस है इन केस ऑफ VDRL। RPR के लिए हम CSF नहीं ले सकते, ठीक है। द ट्रिपोनेमल टेस्ट में तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी हो सकता है, TPHA या FTA ABS हो सकता है, ये 3 तरह का मेथड यूज़ होता है और इसमें सीरम ही चाहिए होता है ना हमें मोस्टली। नेट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट PCR, जो कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड ट्रिपोनेमा पैलिडियम का डिटेक्ट करेगा। तो मॉलिक्यूलर मेथड है, टिश्यू से या सीरियस फ्लूइड से हम कैसे भी हम वो निकाल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, किसका, बैक्टीरिया का। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में प्रेजेंस ऑफ T पैलिडियम है तो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म कर देंगे। जब हमें आंखों से दिख गया तो हमें क्यों फिर फर्दर और चीज़ें करनी है, बट स्टिल कर लेते हैं। एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के डायग्नोसिस के लिए। बट अगर आपको दिख गया है तो बेसिकली आप क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हो, उसका इलाज शुरू कर सकते हो। और इन सेकेंडरी सिफिलिस में क्या है, सारे ट्रिपोनेमल एंड नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट जो होते हैं वो 100% सेंसिटिव होते हैं, ऑलमोस्ट 100% सेंसिटिव इन केस ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस। अब बात करते हैं जो हमारा VDRL वाला था, हमें इसको थोड़ा अच्छे से देखना था। VDRL और RPR में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो फ्लॉक्यूल्स बनते हैं, जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शन होगी अंदर, है ना, तो उसमें फ्लॉक्यूलेशन होगा, एक तरह से फ्लॉक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ VDRL, क्योंकि माइक्रो फ्लॉक्यूलेशन होता है इसमें। और RPR जो है इसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, इसमें रोटर की ज़रूरत होती है जो कि उसे मूव करे, जो है ना। इसमें क्या है, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, है ना। दिस इज़ ओनली नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट जिसमें CSF हम एज अ सैम्पल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही है एक, बाकी किसी में हम CSF नहीं कर सकते। RPR में हम CSF नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, ये डिफरेंस है। VDRL थोड़ा लेस सेंसिटिव माना जाता है, RPR थोड़ा रिसेंट का है तो मोर सेंसिटिव माना जाता है। VDRL एंटीजन का है, वो कंपोजिशन क्या है, कार्डियोलिपिन है। कार्डियोलिपिन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में रहती है, ठीक है। लेसिथिन भी प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है ना, ये 3 का मिलके एक एंटीजेनिक सॉल्यूशन है ना, जो कि एथेनॉल में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये VDRL एंटीजन का जो है कंपोजिशन है। अब RPR में क्या है, सेम एंटीजन यूज़ होता है, बट इसकी जो कार्डियोलिपिन होती है वो चारकोल पार्टिकल से कोटेड होती है, तो हमें बिना माइक्रोस्कोप के रिजल्ट दिख जाता है। चारकोल ब्लैक होता है ना, तो उस हिसाब से हमारे विजुअली दिख जाता है हमें वो। और इसके अंदर कोलिन क्लोराइड रहता है जो कि स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ओके। प्लस VDRL में क्या है, हीट इनएक्टिवेशन इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं या अदर नॉन रेलेवेंट प्रोटीन है वो रिएक्शन के साथ इंटरफेयर ना करे। RPR में इस तरह का कुछ भी नीडेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन द केस ऑफ VDRL एंड RPR,
ठीक है, तो VDRL का फुल फॉर्म क्या था? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैब। ठीक है, तो इसमें बेसिक प्रोसेस तो यही है, सिंपल है ना। आपका VDRL एंटीजन जाएगा प्लस सीरम जाएगा, ठीक है, और उस पर थोड़ा फ्लॉक्यूलेशन हो गया, मतलब इसमें क्लम्पिंग टाइप की होती है, जैसे प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन हो गया, उसी तरह का अगर कुछ कुछ हो गया आपको दिख जाएगा वो विजुअलाइज है, तो समझ जाओ दैट इज़ अ रिएक्टिव टेस्ट फॉर VDRL। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसे ही रहा क्लियर है ना, तो डेफिनेटली नेगेटिव है ना। अगर इसमें मतलब रिएक्टिव आता है या पॉजिटिव आता है तो आप एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे FTA, ABS, TPPA, TPH, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिक अबाउट द VDRL है ना। क्वेश्चन बेसिकली डिफरेंस से ही आता है ना, या फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेता है कभी कभी, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम विडाल टेस्ट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, टाइफाइड के लिए बेसिकली करते हैं, टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर के लिए बेसिकली हम करते हैं। ठीक है, एंटेरिक क्यों बोला है? पेट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, फीवर तो रहता है बट पेट का डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन है ना, वॉमिटिंग भी हो सकती है माइल्ड, और हेडेक वगैरह रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसे एंटेरिक फीवर बोला जाता है। तो एंटेरिक फीवर बेसिकली इज कॉज्ड बाई एस टाइफी, एस पैराटाइफी A एंड B, दीज आर द बैक्टीरियाज। ओके, इनकी वजह से हमें ये डिजीज़ होती है जिसमें ये सिम्टम दिखते हैं। अब क्या है, डिजीज़ के दौरान टेस्ट ऑफ चॉइस कौन सी होगी? तो वासु करके याद रखिए, वासु भाई है ना। तो जो फर्स्ट वीक होगा, पहला वीक होगा, उसमें ब्लड कल्चर एंड बोन मेलो कल्चर आर गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्लड कल्चर मोस्टली होता है बट ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बोन मैरो कल्चर। ठीक है, तो एंटेरिक फीवर की उसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट ऑफ चॉइस बता रहा हूँ मैं। फिर सेकेंड वीक के बाद जो हमारा फेज चलता है उसमें एंटीबॉडी, यानी कि उसमें हम करते हैं आपका विडाल टेस्ट। तो ये हमें फर्स्ट वीक में नहीं करना है वरना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, सेकेंड वीक में हमें ये करना है, या फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक हम शुरू कर सकते हैं। थर्ड है एस्से स्टूल, ये थर्ड वीक में मोस्टली हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, फोर्थ है यूरिन कल्चर, इसकी जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती बट फोर्थ वीक में करना है, सबसे लास्ट में। तो दीज आर द टेस्ट ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ डिजीज। ठीक है, तो विडाल टेस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एक सीरोलॉजिक टेस्ट है। सीरोलॉजिक मतलब जिसमें सीरम का यूज़ हो रहा है, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, सीरम टेस्टिंग हो रही है। इसमें हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? एंटीबॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया डिटेक्ट कर रहे हैं। प्लेन वाइल में हम इसका सैंपल लेंगे, प्लेन वाइल कैसा? ऐसा होगा और रेड टॉप होगा ऊपर उसका। ठीक है, अभी SST भी आने लगी है जिसका येलो टॉप होता है, तो वो वीडियो बनाएं, क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एंटीजन सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि तीनों बैक्टीरिया उनका एंटीजेनिक सस्पेंशन है ना। एंटीजन क्या? फॉरेन पार्टिकल ऐसा कंसिडर करेगा, उनको मिक्स करा जाता है पेशेंट के सीरम या सीरा में, है ना, एक ही चीज़ होता है। इफ़ एंटीबॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया है ना इज़ प्रेजेंट, अगर उस सीरम में एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रेजेंट हुई, यानी कि पहले ही बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन हो चुका है या चल रहा है ना, तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ठीक है, देन कंसिडर करा जाएगा टेस्ट को रिएक्टिव या पॉजिटिव। ठीक है, अगर सपोज एक एंटीजेनिक सॉल्यूशन है और हमने सीरम डाला, उसमें एंटीबॉडी थी, ठीक है, तभी तो एग्लूटिनेशन होगा, है ना। एग्लूटिनेशन मतलब तभी तो ये क्लम्पिंग बनेगा पूरा। ठीक है, क्लम्पिंग बनेगा तभी पूरा। ठीक है, अगर वो एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो हम बता सकते हैं ना कि उसमें कोई एंटीबॉडी था ही नहीं, जो हमने सीरम डाला उसमें उस बैक्टीरिया के लिए कोई भी एंटीबॉडी था नहीं बॉडी के अंदर, यानी कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसे, है ना। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है विडाल टेस्ट का। ठीक है, तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझो। जो टाइफाइड वाले बेसिलाइज होते हैं ना, तो उनका सिमिलर सा स्ट्रक्चर रहता है। जैसे फ्लैजला है तो H एंटीजन हम यूज़ करेंगे, मैंने बताया ना, एंटीजन यूज़ करेंगे, एंटीजन का सस्पेंशन यूज़ करेंगे। तो एट एंटीजन क्या करेगा? वो फ्लैजला का एंटीजन है, इसका पार्ट अगर टूट के मिला है ना, तो वो H एंटीजन है। और O एंटीजन क्या है? जो बॉडी है, मेन सोमैटिक, इसे बॉडी बोलते हैं, सोमैटिक एंटीजन। ठीक है, तो वो O एंटीजन है, बैक्टीरिया का ये वाला पार्ट जो होता है वो सोमैटिक एंटीजन है। और VI एंटीजन क्या है? वो जो कैप्सूल होता है। ये तीन तरह के बेसिकली एंटीजन्स एक बेसिलाई पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को
कंपनी एज अ रिएजेंट फॉर्म में बेचती है, जिसे हम एंटीजेनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या है, दो मेथड होते हैं गाइस, ठीक है, स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड। ठीक है, स्लाइड मेथड में हम एक इस तरह का बड़ा सा स्लाइड टाइप का पार्ट यूज़ करते हैं। ट्यूब मेथड में हम क्या है, ट्यूब्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल ट्यूब्स। तो अब क्या है, देखो गाइस, पहले तो स्लाइड मेथड ये ना क्वालिटेटिव हुआ करता था। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ क्वालिटी बता रहा है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। अभी क्या है इसमें, अभी हम डाइल्यूशंस करने लग गए हैं। अच्छा, तो बेसिक डाइल्यूशन में क्या मतलब होता है, बेसिकली अगर आपका 1:320 पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने सीरम को बहुत डाइल्यूट कर दिया, बहुत डाइल्यूट कर दिया है, फिर भी हमारा पॉजिटिव दे रहा है, मतलब उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर मान लो 1:40 ही ले लिया, ठीक है, अब 1:40 पे दे रहा है, मतलब एंटीजेंस, वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जा रहा है ना। 1:2 अगर हमने 80 पे देखा तो वो फिर मतलब नेगेटिव आया, मतलब फ्लॉक्यूलेशन वाला चीज़ नहीं बना वहाँ पे। अगर हमारा सैंपल को बहुत डाइल्यूट करने के बाद भी पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि फ्लॉक्यूलेशन बन जा रहा है, एग्लूटिनेशन हो जा रहा है, तो वो आपका हाई टाइटर एंटीबॉडी है, मतलब बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ है। और जिस भी एंटीजन के साथ जिसके रेशियो में ज़्यादा आएगा वही वाला है। जैसे सपोज O और H के आया तो सैल्मोनेला हो गया, ठीक है, AH और BH के साथ आया तो पैराटाइफी वाला हो गया। अब 4 तरह के एंटीजन यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है, O एंटीजन यूज़ होगा, H एंटीजन यूज़ होगा, AH एंटीजन एंड BH एंटीजन। ठीक है, अभी क्या है, O एंटीजन क्या है, सोमेटिक एंटीजन है, जैसे मैंने बताया था, वो बॉडी वाला पार्ट जो है किसी बैक्टीरिया का, ये कंपनी हमें पहले से ही बना के देती है बॉटल्स में। ठीक है, और ये हीट स्टेबल होता है, ये वाला एंटीजन जो है हीट स्टेबल रहता है। तो S स्टेबल, S सोमेटिक, ऐसे याद रखो। O से सोमेटिक और O से O एंटीजन, ऐसे याद रखो, ऑफ S टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी के लिए है ये। ठीक है, अब H एंटीजन क्या है, वो फ्लैजेलर एंटीजन है, फ्लैजेला का पार्ट है ना, ऑफ S टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। AH एंटीजन क्या है, H एंटीजन ऑफ S पैराटाइफी A है। BH एंटीजन क्या है, वही आपका फ्लैजरल एंटीजन, बट वो पैराटाइफी B का है, तो इसलिए B लग गया आगे। ठीक है, ऐसे पढ़ो इसे, H ऑफ A, H ऑफ B, है ना, H एंटीजन। अब आपने सोचा होगा कि O क्यों नहीं यूज़ करा, तो O एंटीजन जो S पैराटाइफी A B के लिए, वो नॉट यूज बिकॉज इट क्रॉस रिएक्ट विद O एंटीजन ऑफ S टाइफी। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल समझो। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव कंट्रोल होता है, तो उसमें देखो ऐसा एग्लूटिनेशन दिखेगा आपको। एक होता है नेगेटिव कंट्रोल, जिसमें आपको एग्लूटिनेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो टेस्ट सैंपल में नेगेटिव कंट्रोल और टेस्ट एंगल में पॉजिटिव कंट्रोल डाला, तो पॉजिटिव में तो एग्लूटिनेशन दिखेगा। इससे हमें पता चल गया कि इस तरह का अपीयरेंस आएगा, है ना। अभी हमने क्या करा, एक में O एंटीजन डाला, पहला एंटीजन, और टेस्ट सैंपल डाला जो हमारा सीरम है। एक में हमने दूसरा एंटीजन डाला, H एंटीजन, और फिर हमने टेस्ट सैंपल डाला। ठीक है, 2 हो गए। एक में हमने डाला टेस्ट सैंपल प्लस AH एंटीजन, तीसरा एंटीजन डाला, है ना, एक ड्रॉप, उसमें क्या है, एग्लूटिनेशन नहीं आया। और BH करा, उसमें भी एग्लूटिनेशन नहीं आया, बट O और H वाले के साथ एग्लूटिनेशन आ गया। तो O और H मैंने किसके बताए थे, सैल्मोनेला टाइफी के बताए थे। ठीक है, अब इन दोनों का आ रहा है, तो इसका मतलब है एंटेरिक फीवर जो है आपका सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें हमने डाइल्यूशन नहीं होना है, ये एक तरह से क्वालिटेटिव है, बेसिकली ये बता रहा है कि है या इन्फेक्शन या नहीं है। डाइल्यूशन वाला तो अदर केस है। तो अभी बात करते हैं RA टेस्ट की, है ना, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला जो टेस्ट है उसके लिए। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, होता है बिकॉज द इनएबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। ठीक है, तो सेल्फ एंटीजन मतलब क्या है, खुद के शरीर के ही कोई पार्ट है। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन हो गई, कुछ हो गई। नॉन सेल्फ एंटीजन क्या है, जो रियल एंटीजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, जिसे किल करना जरूरी है। तो उनमें अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, मतलब डिफरेंस नहीं पता लगा पाता है, तो वो क्या करता है, हमारे खुद को ही सिस्टम को, जैसे हमारे जॉइंट की कोई मेम्ब्रेन हो गई या कुछ हो गया, उस पर वो अटैक कर देता है। ठीक है, वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेटरी सेल्स भेज देता है ना, कि जाओ ख़त्म करो इस पार्ट को। ठीक है, तो इट इज़ अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ये लंबे टाइम तक चलता है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर्थ का मतलब होता है आपका जॉइंट वगैरह। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है।
तो इन RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस साइनोवियम करके एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, कुछ ही सेल्स थिक होती है जो कि जॉइंट और टेंडन शीथ को सराउंड करती है। ठीक है, टेंडन्स होते हैं ना जॉइंट के पास, और जॉइंट होता है उसको सराउंड करती है। बेसिकली साइनोवियल करके एक मेम्ब्रेन है, वो डैमेज हो जाती है बिकॉज हमारे इम्यून सिस्टम की गलती होती है ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल। वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ करना, ठीक है, ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल, जो भी हमारे इस तरह के WBC सेल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, वो उस एरिया में आ जाता है और उससे क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग, पेन, ये सब होता है जॉइंट पे। ठीक है, तो इसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो मेजरली जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो T सेल्स होते हैं, T हेल्पर सेल टाइप 17 होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं या B सेल्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इन्वॉल्व सेलुलर कंपोनेंट्स। ओके, तो बट मोटा मोटा यही होता है कि हाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे ड्यू टू मिस्टेक ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, जैसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एक ऑटो एंटीबॉडी यानी कि हमारे ही सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट कुछ बनता है तो उसे ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं। सेल्फ बॉडी के पार्ट के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनी तो उसे ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रोड्यूस होती है, जो कि किसके अगेंस्ट होती है, हमारी जो IgG एंटीबॉडीज़ रहती है बॉडी में उसके अगेंस्ट रहती है। ठीक है, तो सपोज़ ये आपकी एंटीबॉडी है और उसका FC पोर्शन है ना। अब यहाँ के लिए एक एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडी जिसे हमने बोला है ना, ये खतरनाक वाला बंदा है, इसके पास हथियार भी है। ठीक है, तो ये वाली एंटीबॉडी है, तो ये इसे हम बोलते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, तो एक ऑटो एंटीबॉडी जो कि हमारी IgG के अगेंस्ट है ना, उसे हमने बोला रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, तो इसी का हम बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं, है ना। 2 टेस्ट मोस्ट कॉमन होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में। एक होता है एंटी-CCP, फुल फॉर्म ये है एंटी साइटोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी, या फिर एंटी साइक्लिक साइटोलिनेटेड प्रोटीन। एलाइजा बेसिकली इसका लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वो ये सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, याद रखना। RA जो है वो एक लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है। बेसिकली लेटेक्स पार्टिकल से और एंटीबॉडीज़ के बीच में, RA फैक्टर के बीच में कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और क्लम्पिंग टाइप का हो जाता है, एग्लूटिनेशन टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो RA टेस्ट में ये होता है और इसका बेसिकली एलाइजा लगता है। तो इन दोनों से आए क्वेश्चन तो करिएगा, है ना। तो बेसिकली यही 2 पूरे में इंपॉर्टेंट है जो उसके डायग्नोसिस में इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली RA टेस्ट का, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन जो हमारी IgG है, कोटेड लेटेक्स पार्टिकल। अब सपोज एक लेटेक्स पार्टिकल है, ठीक है, उस और वो कोटेड है किससे, मतलब हमारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, मतलब IgG है बेसिकली। ठीक है, उससे पार्टिकल कोटेड है ना। अब द मिक्सिंग ऑफ दीज पार्टिकल, अब क्या हो गया, ये इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना, क्योंकि लेटेक्स पार्टिकल लग गया ना और इम्यूनोग्लोबुलिन्स है तो इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। और दीज लेटेक्स पार्टिकल, द मिक्सिंग ऑफ दीज पार्टिकल विद पेशेंट सीरम, जिसके अंदर RF था वो ऑटो एंटीबॉडी थी। अब क्या है उनके अगेंस्ट, तो इसके अगेंस्ट FC पोर्शन के अगेंस्ट तो एक ऑटो एंटीबॉडी बनी है ना पहले से, यहाँ पे ये देखो, है ना, जिसके पास कोई हथियार भी है ना। रिजल्ट्स इन विजुअल एग्लूटिनेशन। अब ये होगा तो बेसिकली ये बाइंडिंग वगैरह हो जाएगी तो बेसिकली एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्लूटिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है क्लम्पिंग ना। जब इस तरह की बाइंडिंग होने लगेगी तो जो स्प्रेड चीज़ थी, दूर थी, अब वो क्लम्प हो जाएगी तो पास में चिपक जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है आपका RA टेस्ट का प्रिंसिपल। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, ये है लेटेक्स पार्टिकल और ये हमारी जैसे ये जो लगी है गोल गोल, ये हमारी ह्यूमन ग्लोबुलिन्स है, गामा ग्लोबुलिन्स जो होती है। ठीक है, अब पेशेंट का सीरम हमने डाला, उसके अंदर अगर RF फैक्टर है तो आपका इस तरह का क्लम्पिंग हो जाएगा पूरे में। ठीक है, तो ये क्लम्पिंग हो गया, ये देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, कॉम्प्लेक्स बन गए साइड में, है ना। और जो लेटेक्स पार्टिकल वाइटिश दिखता है, अब अगर कुछ नहीं हुआ तो वो ऐसा पूरा दूध जैसा दिखेगा, वाइट। ठीक है, प्रिंसिपल तो वही है आपका, लेटेक्स कोटेक्स पार्टिकल है, गामा ग्लोबुलिन से अटैच है, पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी होगा जिसे हमारे ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं, तो इस तरह का क्लम्पिंग हो जाएगा।
इसे हम बोल देंगे पॉजिटिव। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज़ वीडियो, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।